वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है घटना चक्र नागरिक शास्त्र के श्रृंखला का 20वां भाग। ये वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, सेट, जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। इस वीडियो में हम विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करता है? ऑप्शन बेंथम, जेएस मिल, केसी वियर या डायसी। तो ये जेएस मिल का कथन है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है। नेक्स्ट, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो ये सभी को पता है कि भारत की विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है भारत, चीन, पुर्तगाल या टर्की। तो चीन नहीं है, टर्की नहीं है, पुर्तगाल नहीं है, यानी भारत द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। द्विसदन प्रणाली संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण है जो भारत में विद्यमान है। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अमेरिका के संघीय व्यवस्था में राज्य को समान महत्व प्रदान करते हुए प्रत्येक राज्य को द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जबकि भारत के द्वितीय सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ऑप्शन है पार्कर, गार्नर, गिलक्राइस्ट या ब्राइस। तो ये ब्राइस का फेमस कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। आधुनिक समय में निर्णय निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को व्यवस्थापिका कहा जाता है। जबकि व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं तब उसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। ब्राइस ने कहा कि द्विसदनीय विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाया जाता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मंत्रियों को अपने कार्यों का उत्तर विधायिका को देना पड़ता है। यह जवाबदेही सामूहिक होती है, अर्थात यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है। नेक्स्ट, कानून का सर्वमान्य स्रोत है। तो कानून का सर्वमान्य स्रोत विधानमंडल को माना जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ एवं समवर्ती सूचियों में इसके लिए आवंटित अनेक विषयों पर यह विधान बना सकती है। अवशिष्ट शक्ति चूँकि संसद में निहित है, अतः यह उन विषयों पर भी विधान बना सकती है जो विशिष्टतया राज्यों को न सौंपे गए हों।
आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्न में से सही कारणों का चयन करना है कि किस कारण व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण, प्रदत्त विधान की अवधारणा के कारण, शासन के विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा के कारण या प्रशासन की भौतिक जटिलता के कारण। तो यह ऑप्शन सी सही है, प्रदत्त विधायन के कारण और शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा के कारण और प्रशासन की बढ़ती जटिलता के कारण। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, क्यों? भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसमें राज्य अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, अर्थात राज्य अध्यक्ष वंशानुगत या वंश के आधार पर न बनाया जाए। नेक्स्ट, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित। कथन है 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। कारण है अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान के रूप में बदल गई हैं जो रबर स्टाम्प की तरह कार्य करती हैं। तो कथन तो सही है कि 20वीं सदी में सभी विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। और कारण अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टंप की तरह काम करती हैं, ये भी सही है। यानी कथन और कारण तो सही है और कथन कारण का व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही फेमस सवाल। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी यानी मदर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है क्योंकि यहीं से व्यवस्थापिका सभाओं के विचार का विश्व में विस्तार व प्रचार हुआ। ब्रिटिश संसद में सम्राट, लॉर्ड सभा तथा लोक सदन शामिल होते हैं। लोक सदन को प्रथम सदन तथा लॉर्ड सभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका से संबंधित सवाल। शासन के एकात्मक स्वरूप में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन या कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है या एक दलीय व्यवस्था। तो उपयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प शासन के एकात्मक स्वरूप से संबंधित नहीं है। कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है और शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन प्रणाली का। तीसरे विकल्प में संसदीय व्यवस्था की विशेषता प्रकट होती है। चतुर्थ में यानी एकदलीय व्यवस्था को एकात्मक शासन से संबंधित नहीं किया जा सकता। एकात्मक शासन व्यवस्था एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय किसी भी दलीय व्यवस्था से संबंधित हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है कौन सा? तो कार्यपालिका के नाम मात्र अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड है।
संसदीय शासन प्रणालियों में दो प्रकार की कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। इंग्लैंड में नाम मात्र की कार्यपालिका राजा को कहा जाता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद करती है। भारत की संसदीय प्रणाली में भी दोनों प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। इंग्लैंड नाम मात्र अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। किस देश में बहुल कार्यपालिका है? ये बहुत ही फेमस सवाल है। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों वाली बहुल कार्यपालिका वर्तमान में है। कार्यपालिका में शामिल 7 सदस्यों में शक्ति और प्रयोग की समानता है। इन 7 सदस्यों में बारी बारी से एक अध्यक्ष नियुक्त होता है, जिसकी भूमिका केवल कार्यपालिका के सदस्यों की अध्यक्षता करना होता है। नेक्स्ट, राज्य की विधायी एवं कार्यपालिक शक्तियों को नियंत्रित करना हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मॉन्टेस्क्यू ने चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत का सूत्र है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शासन के अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, साथ ही प्रशासनिक संचालन सुचारू रूप से बना रहे, इसलिए प्रत्येक अंग का अन्य अंग की शक्तियों का भाग होना चाहिए और उनके कार्यों पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तक मॉन्टेस्क्यू ने किया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रवर्तन मॉन्टेस्क्यू ने किया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए मॉन्टेस्क्यू महत्वपूर्ण मानता है। इस सिद्धांत की कुछ संकेत लाक की पुस्तक सिविल गवर्नमेंट में भी मिलती है। ब्रिटेन के एक विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन ने भी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का बाद में विस्तार से विवेचन किया था। नेक्स्ट, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन में प्रायः 2 सदन पाए जाते हैं, जिनमें से एक को प्रथम सदन और दूसरे को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन में इन दोनों सदनों को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा कहा जाता है। कार्यपालिका संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है प्रशासन को चलाना। वर्तमान में सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं, चाहे वो संसदीय, अध्यक्षात्मक या अन्य कोई भी सरकार हो, उसके 3 अंग माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, उसकी समुचित देखभाल करना,
विदेश से संबंध बनाना और प्रशासन चलाना होता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। निम्न में से कौन सा एक पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो प्रधानमंत्री का पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। प्रधानमंत्री का पद संसदात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। वह सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु संसद होता है। इसका बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत रूप से कोई रोक नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत के संविधान में संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न शक्तियाँ निहित करने के संबंध में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, किंतु संविधान की उद्देशिका में यह कहकर कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि संप्रभुता का वास भारत के लोगों में है। नेक्स्ट, शून्य आधार यानी जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो जीरो बेस बजट को जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट प्रस्तुत करने के बाद लोकप्रियता प्राप्त हुई है। शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को 1973 में जॉर्जिया के गवर्नर जिमी कार्टर ने पीटर हीटर की सहायता से शून्य आधार बजट आरंभ किया था। नेक्स्ट, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है वाद विवाद या बहस, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, सी अविश्वास प्रस्ताव और ऑप्शन डी सदन से बहिर्गमन। तो लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए जो उपयुक्त तरीका नहीं है वो संसद से बहिर्गमन उपयुक्त तरीका नहीं है। जब लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए अनेक प्रक्रियागत उपाय उपलब्ध हैं जैसे स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चाएं और नियम 370 के अधीन उल्लेखनीय हैं। इस तरह सदस्य सार्वजनिक रुचि के मामले पर चर्चाएं उठाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प यानी मोशन और रिजोल्यूशन पेश कर सकते हैं और सदन और सरकार का ध्यान उनकी ओर दिला सकते हैं। संसद में वाद विवाद आरंभ करने के लिए उक्त उपायों के प्रयोग के लिए दोनों सदनों की प्रक्रिया नियमों में शर्तें दी गई हैं। संसद से बहिर्गमन लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए उपयुक्त तरीका नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त। नेक्स्ट, सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की या दोनों की या किसी की नहीं। तो सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है। सत्ता का विलय संसदीय सरकार की विशेषता है क्योंकि संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिली जुली होती है, अर्थात विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। संचित मत प्रणाली भी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। सीमित मत प्रणाली भी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, जबकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कोई पद्धति तो है। सार्वभौमिक वयस्क मत, एक संसदीय प्रकार की सरकार में कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करता है? तो संसदीय शासन प्रणाली की सरकार में जो वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है वह है मंत्रिमंडल।
संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। संसदीय सरकार में राज्य प्रमुख नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह मंत्रिमंडल लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, अब न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप बताइए, तब तक मैं आंसर बताता हूँ। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे। नहीं, यही तो बात है, पीएन भगवती लाए थे, उस समय वो सीजीआई नहीं थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय में शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा सन 1979 में हुसैनारा खातून केस में पीएन भगवती द्वारा सन 1979 में हुसैनारा केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की माता के नाम से भी जाना जाता है। मदर ऑफ पीआईएल के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उल्लेखनीय है कि जिस समय पीएन भगवती ने यह याचिका स्वीकार किया, वे उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश, यानी वो सीजीआई नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि जनहित याचिका स्वीकार करने का समय वाईवी चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से चुनिए, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है क्या? न्यायपालिका की कुशलता के लिए आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, नहीं। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाना, नहीं। विधायिका द्वारा न्यायपालिकों का मनोनयन, नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अगर कुशल बनाना है न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ना होगा। न्यायपालिका राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इसका प्रमुख कार्य विधि का शासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। न्यायपालिका राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इसका प्रमुख कार्य विधि का शासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दलीय राजनीति के कारण कार्यपालिका विधायिका की निष्पक्षता संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन है इंग्लैंड के न्याय प्रणाली पर, अमेरिका के न्याय प्रणाली पर, फ्रांस की न्याय प्रणाली पर या ऑस्ट्रेलिया की न्याय प्रणाली पर। तो भारतीय न्याय प्रणाली अमेरिकी प्रणाली पर आधारित है। भारतीय न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिकी न्याय प्रणाली से प्रभावित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। इसलिए उपयुक्त आंसर होगा अमेरिका की प्रणाली। न्याय पंचायत कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? केवल सभी भारतीय राज्यों में कार्य करती है न्याय पंचायत?
सभी भारतीय राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में कार्य करती है न्याय पंचायत, या कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करती है? न्याय पंचायत कार्य करती है किसमें? केवल सभी भारतीय राज्यों में? नहीं। केवल सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में? नहीं। कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में? नहीं। कुछ राज्यों और कुछ संघ क्षेत्र राज्यों में न्याय पंचायत कार्य करती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। कुछ गांव की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। कुछ गांव की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। न्याय पंचायत के संगठन संबंधित नियम राज्यों में पृथक पृथक हैं। यह कुछ राज्यों और कुछ संघ क्षेत्र राज्यों के में ही कार्य करती है। साधारणतः संबंधित ग्राम पंचायतें न्याय पंचायत का चुनाव करती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो न्याय पंचायतें ग्रामीणों के लघु सिविल तथा क्रिमिनल विवादों को सुनती है तथा निर्णय देती हैं। निर्णय में यह एक निश्चित धनराशि तक जुर्माना कर सकती है, लेकिन कारावास का दंड नहीं दे सकती। न्याय पंचायत कारावास का दंड नहीं दे सकती। ग्रामीणों के छोटे छोटे पारस्परिक विवादों को स्थानीय स्तर पर बिना किसी व्यय और परेशानी के हल करना ही न्याय पंचायतों का मुख्य ध्येय है। न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध साधारणतः अपील नहीं होती, लेकिन कुछ राज्यों में विशेष मामलों में मुंसिफ अथवा निम्न अदालतों में न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है तथा उपयुक्त अदालतों को उसके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार भी है। भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, संसद के अधीन नहीं है, राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, जो यह निश्चित करती है कि देश का शासन संविधानों के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। यह राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी निश्चित करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख आर्टिकल 126 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 29 में वर्णित है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका को, मंत्रिमंडल को, न्यायपालिका को या प्रेस को? तो संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र न्यायपालिका को माना जाता है। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के लिए 3 प्रमुख अंगों में से एक अंग होता है। अन्य 2 अंग होते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध को कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है और जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिला जज न्यायालय होता है। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय सेशन कोर्ट का न्यायालय होता है। कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? ऑप्शन है केंद्र और राज्यों में शक्ति का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय या लिखित संविधान। तो एक विशेषता जो यूएसए और भारत की संघ राज्य
पद्धति के समान विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन सी, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। भारत में एकहरी न्याय व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघ एवं घटक राज्यों की पृथक पृथक न्यायपालिकाएं हैं। अर्थात अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, भारत में नहीं है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका पृथक है, उसका संगठन और क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1779 में कांग्रेस के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई थी। 1789 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 में कांग्रेस के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा 1803 के मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण की दृढ़ आधारशिला रखी गई थी। किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका में है, भारत में है, इंग्लैंड में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी एवं फौजदारी अपीलीय न्यायालय है, अतः वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। लॉर्ड सभा के केवल अपीलीय लॉर्ड या विधीय लॉर्ड ही उसके न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि के शासन का सिद्धांत है। जूरी व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश न्यायपालिका के अधीन संपूर्ण देश में एक रूप न्यायालयीय व्यवस्था का अभाव है। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से किन अर्थों में भिन्न है? संविधान के संरक्षक की भूमिका में नहीं, सलाहकार की भूमिका में। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से सलाहकार की भूमिका में भिन्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्य पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर मूल अधिकारों से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सीमाओं के भीतर हम आपके न्यायाधीश का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह किसका विचार है? ये जो विचार है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में एक कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि संसार के किसी भी न्यायालय को इतना अधिक विशाल तथा विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है जितनी भारतीय उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो B.R. ऑस्टिन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। ये कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर होगा। M.V. पायली का विचार है कि अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा देश के संविधान एवं कानूनों का संरक्षक है। न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया अमेरिका में।
1803 में जस्टिस मार्शल के द्वारा मार्बरी एवं मेडिसन के केस में। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह वहाँ के संविधान के तीसरे अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यह ऐतिहासिक वाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप अमेरिका की कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के संविधान सम्मत न होने पर वहाँ का उच्चतम न्यायालय उन्हें रद्द कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो अमेरिका से प्रेरित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अपने अनेक निर्णयों से उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार किया है। केशवानंद भारती के वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार अगर संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि या संवैधानिक संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश की संविधान से ग्रहण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत ग्रहण किया गया है यूएसए के संविधान से। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? यूएसए के। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है इंग्लैंड में। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों अथवा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यूएसए में वहाँ के उच्चतम न्यायालय को वहाँ की विधायिका यानी कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को संविधान के उल्लंघन करने की दशा में अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यूएसए से प्रेरित होकर भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। भारत में संवैधानिक परिषद वहाँ फ्रांस में संवैधानिक परिषद वहाँ की विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर वहाँ के राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूरी उनकी संविधान सम्मत होने की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है विधि की उचित प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधता की जांच विधायी संस्था की विधि निर्माण क्षमता के साथ साथ इस आधार पर भी कर सकती है कि वह कानून उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अर्थात यदि यह कानून प्राकृतिक न्याय के कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और यही कारण है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से अधिक है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकती है जब विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के बाहर हो। भारतीय न्यायपालिका
किसी विधि को अपनी उचित अनुचित अवधारणा के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।